दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। पीटर पोल्गोविट्स का मामला 18वीं सदी का एक ऐसा ही ऐतिहासिक और डरावना किस्सा है जिसे वैम्पायर कथाओं की उत्पत्ति का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। यह घटना साल 1725 में सर्बिया के गांव किसिलोवा में घटी थी, जो उस समय एस्ट्रो हंगेरियन समाज के अधीन था। यह मामला इतना विचित्र था कि यह पूरे यूरोप में पिशाचों पर बहस का विषय बन गया। आज की वीडियो में आप इतिहास की ऐसी ही थ्रिलिंग और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके एक भी पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पीटर पोल्गोविट्स एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था। उसकी मृत्यु साल 1725 में 62 वर्ष की उम्र में हुई। सामान्य तौर पर उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद उसे दफना दिया गया, लेकिन उसकी मौत के कुछ समय बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोगों ने दावा किया कि पोल्गोविट्स रात में उनके घर आता है और खाना मांगता है, और साथ ही जब वो लोग सोए होते हैं तब वह उनको डराता भी है। पोल्गोविट्स की मृत्यु के 9 हफ्तों के भीतर गांव के 9 लोग अजीब तरीके से बीमार पड़ गए और मर गए। मरने से पहले उन्होंने कहा कि पोल्गोविट्स उनके सपनों में आकर उनका खून चूसता है। पीटर पोल्गोविट्स की मौत के कारण गांव वाले इतने डर गए कि उन्होंने अधिकारियों से इस मामले की जांच की मांग की। जब उसके कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला गया तो बहुत ही अजीब बातें सामने आई। उसका शव बिल्कुल फ्रेश था, जैसे उसकी मौत तुरंत हुई हो, और वह जरा भी सड़ा नहीं था। उसके बाल, नाखून और त्वचा नई दिखाई दे रहे थे, और उसके मुंह में खून के धब्बे थे। गांव वालों और अधिकारियों ने यह मान लिया कि पीटर पोल्गोविट्स एक पिशाच यानी वैम्पायर है, और उन्होंने पारंपरिक तरीके से उसके पिशाच रूप को खत्म करने के लिए उसके दिल को निकालकर अलग से जलाया और फिर उसकी बॉडी को भी जलाकर राख को दफना दिया। इसके बाद गांव में मौतों का सिलसिला रुक गया और लोगों का डर कम हुआ। ऑस्ट्रियन सेना के कमांडर जोहान्स फ्लकिंगर ने इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। यह रिपोर्ट पूरे यूरोप में पिशाचों पर चर्चा का आधार बनी। इस घटना के बाद यूरोप में पिशाचों को लेकर कहानियां तेजी से फैलने लगी। आज विज्ञान और इतिहासकार इस घटना को अलग नजरिए से देखते हैं। नंबर 2, दोस्तों, आपने कभी न कभी यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज एलियन जैसी किसी सभ्यता के बारे में परिचित थे। आप जो पेंटिंग अभी देख रहे हैं इसका नाम है मैडोना विथ सेंट जिवेनिनो, जो कि एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण कालीन पेंटिंग है। इस पेंटिंग को डोमेनिको घिरेलैंडियो नाम के कलाकार ने बनाया था। यह पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें एक यूएफओ जैसी आकाशीय वस्तु को दिखाया गया है, जिसे कुछ लोग एक रहस्यमय घटना के रूप में मानते हैं। इस पेंटिंग में माता मरियम को संत जोहान के साथ दिखाया गया है, जिनके पास युवा यीशु हैं। मैडोना के पास एक युवक संत जॉन को दिखाया गया है, जिसे सेंट जियोवेनिनो भी कहा जाता है। पेंटिंग के ऊपर दाएं कोने में एक अजीब आकाशीय वस्तु दिखाई देती है। यह वस्तु चमकदार है और बिल्कुल एक आधुनिक यूएफओ जैसी दिखती है। पेंटिंग में इसे आकाशीय वस्तु के रूप में दर्शाया गया है, जो हवा में बहुत ऊपर से चमक रही है। इसके नीचे संत जोहान और मैडोना दिख रहे हैं, और यह वस्तु उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। कुछ लोग इस आकाशीय वस्तु को यूएफओ के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि यह पेंटिंग में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दुनिया के आक्रमण की संभावना को दर्शाता है। अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना जैसे कोई अंतरिक्ष वस्तु हो सकती है, जिसे उस समय के कलाकार ने आकाशीय वस्तु के रूप में चित्रित किया हो। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3,
स्टोनहेंज ब्रिटेन के सालिसबरी प्लेन्स में स्थित एक प्राचीन धरोहर स्थल है जिसे प्राचीन पत्थरों के घेरों के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 21 सितंबर 1915 को स्टोनहेंज को देश के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार को उपहार के रूप में दिया गया था। इसे हेनरी एवरार्ड, जो उस समय के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे, ने सरकार को सौंपा था। 1915 में जब पहली विश्व युद्ध चल रहा था तो देश की स्थिति बहुत कठिन थी। ऐसे में हेनरी एवरार्ड और कुछ अन्य संरक्षण कर्मियों ने इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने का निर्णय लिया। स्टोनहेंज का उपहार के रूप में ब्रिटेन सरकार को सौंपना यह दर्शाता है कि उसे अब पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। आज स्टोनहेंज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यह स्थल एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। नंबर 4, दुनिया की सबसे पहली महामारी जो 430 ईसा पूर्व में फैली थी को एथेनियन प्लेग या प्लेग ऑफ एथेंस कहा जाता है। यह महामारी प्राचीन ग्रीस में एथेंस शहर में फैली थी और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इतिहासकारों द्वारा दी गई है। खासकर थ्यूसिडिडस नामक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। एथेनियन प्लेग 430 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और यह एथेंस के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। यह महामारी पेलोपोनेशियाई युद्ध के दौरान हुई थी जब एथेंस और स्पार्टा के बीच संघर्ष हो रहा था। महामारी की शुरुआत के बारे में यह माना जाता है कि यह अफ्रीका या एशिया से आई थी। हालांकि इसके सही स्रोत का पता आज तक नहीं चल पाया। इस प्लेग ने ग्रीस के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया और अनुमानित रूप से 25% से 30% तक जनसंख्या की मृत्यु हो गई। प्लेग के शिकार व्यक्ति अचानक से तेज बुखार और कमजोरी का अनुभव करते थे और फिर उनके शरीर पर रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग और घाव दिखाई देने लगते थे। एक बार यह बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाती तो इसका इलाज नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी में लगभग 70,000 से 1 लाख लोग मरे थे। नंबर 5, यूजीन लोजोवस्की की यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक साहसिक और प्रेरणादायक प्रयास है, जब उन्होंने एक नकली महामारी का सहारा लेकर नाजी जर्मनी से लाखों यहूदी लोगों की जान बचाई। यह घटना पोलैंड के एक छोटे से गांव जेबिनलो में हुई थी, जहां एक डॉक्टर के रूप में यूजी लेजोस्की ने अपने ज्ञान और चतुराई का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने न केवल कई जानें बचाई बल्कि यह साबित किया कि मानवीय साहस और चतुराई युद्ध के दौरान किसी भी भयानक परिस्थिति में एक प्रभावी हथियार हो सकती है। यूजीन लेजोवस्की ने एक चतुर योजना बनाई ताकि नाजी जर्मन अधिकारियों को यह यकीन दिलाया जा सके कि उनके क्षेत्र में प्लेग की एक खतरनाक महामारी फैल रही है। उन्होंने टाइफस के लक्षणों की नकली जांच करके एक महामारी का रूप देने का फैसला किया। यह बीमारी विशेष रूप से नाजी अधिकारियों के लिए खतरनाक थी क्योंकि इसे नियंत्रित करने में बहुत समय लगता था और यह महामारी के रूप में फैलने का डर पैदा करता था। लेजोवस्की ने अपने मरीजों को इन्फेक्शन के लक्षण दिखाने के लिए जानबूझकर टाइफस बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका गांव और आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग इस बीमारी के लक्षण दिखाने लगे, ताकि नाजी अधिकारियों को यह विश्वास हो जाए कि यह बीमारी वास्तव में फैल रही है। इस नकली महामारी के कारण नाजी अधिकारियों ने इस पूरे क्षेत्र को अलग थलग कर दिया और यहाँ के यहूदी लोगों को ले जाने या मारने से बचा लिया। लेजोवस्की की योजना इतनी प्रभावी थी कि नाजी अधिकारियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया क्योंकि वे इसे एक महामारी के रूप में देखकर डर गए थे। इस प्रकार उन्होंने हजारों यहूदी लोगों की जान बचाई। नंबर 6, फ्रांसिस्को पिज़ेरो एक स्पेनिश विजेता और योद्धा थे जिन्होंने 16वीं सदी में एक बहुत बड़ी विजय हासिल की जब उसने अपने सिर्फ 128 सैनिकों के साथ विशाल इंका साम्राज्य को पराजित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसे आज भी इतिहास में एक साहसिक और रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जाता है। फ्रांसिस्को पिज़ेरो का जन्म 1476 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। वह एक सामान्य किसान परिवार से था,
लेकिन समय के साथ उसने सैन्य जीवन में कदम रखा और न्यू वर्ल्ड की खोज में शामिल हो गया। पिज़ेरो ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व कौशल के कारण जल्द ही पहचान बनाई और उन्हें एक बड़े अभियान का नेतृत्व करने का अवसर मिला, जो अंततः इंका साम्राज्य के खिलाफ था। 1532 में फ्रांसिस्को पिज़ेरो ने इंका साम्राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उस समय पिज़ेरो के पास सिर्फ 128 सैनिक और कुछ घोड़े थे, जबकि इंका साम्राज्य की सेना हजारों की संख्या में थी। पिज़ेरो और उसकी सेना ने बहुत चालाकी से इंका सम्राट अताहुल्पा को बंधक बना लिया। इस घटनाक्रम के बाद पिज़ेरो ने अताहुल्पा से रिहाई के बदले सोने और चांदी की भारी राशि मांगी। हालांकि जब अताहुल्पा ने रिहाई के लिए सोने और चांदी के खजाने की पेशकश की, तब पिज़ेरो ने उसे धोखा दिया और उसे मार डाला। अताहुल्पा की हत्या के बाद इंका साम्राज्य का नेतृत्व बिखर गया और साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया। पिज़ेरो ने अपने सीमित संसाधनों की कुशलता से उपयोग किया। उसके पास बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उसने अपने सैन्य कौशल और रणनीतिक सोच और स्थानीय लोगों के सहयोग से इंका साम्राज्य को पराजित कर दिया। नंबर 7, नियाग्रा फॉल्स कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नियाग्रा नदी पर बना है। 1932 में नियाग्रा फॉल्स पर जो घटना घटी, वह आज भी अद्वितीय और दिलचस्प प्राकृतिक घटना के रूप में जानी जाती है। साल 1932 में ऐसी भयंकर ठंड पड़ी थी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कई हिस्सों को प्रभावित किया। उस साल की सर्दी ने तापमान को ऐतिहासिक रूप से कम कर दिया। तापमान इतना गिर गया था कि नियाग्रा फॉल्स के पानी का प्रवाह रुकने और कुछ हिस्सों का जमने का कारण बना। हालांकि पूरी तरह से फॉल्स का पानी नहीं जम सका, लेकिन उसका कुछ हिस्सा और आसपास के क्षेत्र जम गए थे। यह घटना उस समय की सर्दी की ताकत को दर्शाती है, क्योंकि नियाग्रा फॉल्स के जलप्रपात को आमतौर पर जमना असंभव माना जाता है, लेकिन उस ठंड के कारण कई स्थानों पर बर्फ का एक बड़ा ढेर बन गया था। नियाग्रा फॉल्स के पानी का एक हिस्सा जमने से पानी का सामान्य प्रवाह रुक गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नियाग्रा फॉल्स इस तरह से ठंड के कारण ठहरा हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।